बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब्स 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। सेशन 2 का लेक्चर नंबर 18 है। आज लेक्चर नंबर 18 में हम पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन का आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है जी अलीगढ़ मूवमेंट, मदरसा देवबंद। ये जो ना एजुकेशन, जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो एजुकेशन के वाले से आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। आज से पहले जितने हो गए हैं या आज के बाद भी जितने होंगे, वो सभी एजुकेशन के पोर्शन के वाले से आज का लेक्चर जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपने पहले भी पेपर काफ़ी दिए होंगे, तो अलीगढ़ मूवमेंट को ज़रूर टच किया जाता है। ठीक है, आपने एजुकेशन वाला आज जो है ना गौर से समझ लेना है। उसके बाद साइंस का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको कल कहा था कि हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंग्लिश को मैंने जानबूझ के जी पोस्टपोन किया है, क्योंकि कल सैटरडे है। तो सैटरडे के बाद फिर कल आपका लास्ट लेक्चर है, उसके बाद फिर आपका टेस्ट होना है। तो फिर मैंने यही सोचा है कि कल जो है ना इस वीक में हम इंग्लिश को थोड़ा सा पोस्टपोन करके नेक्स्ट वीक से मंडे से जो है ना आपका रिव्यू टेस्ट होना है। रिव्यू टेस्ट के बाद फिर हम आपको इंग्लिश आपकी स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश जो है ना वो हम 2-4 दिन या 10 दिन लगा के ना मुकम्मल जो उसके जो हमने टॉपिक्स करने हैं उनको हम एक ही दफ़ा फ्लुएंसी के साथ जो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम साइंस का ये टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इसके वाले से अक्सर मैंने क्वेश्चन देखा है। ठीक है, निज़ाम निज़ाम इसको उर्दू में कहते हैं। याद रखिएगा, ये साइंस और आर्ट्स दोनों एजुकेटर्स के वाले से है। ठीक है, फूड डिपार्टमेंट के वाले से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एएसएफ एफआईएफ जो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है, उसके वाले से भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो हमारा एजुकेशन का जो टॉपिक है वो तो सिर्फ एजुकेटर्स और हेडमास्टर्स के लिए है, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है ना जी, ये फूड डिपार्टमेंट मीन्स के सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एजुकेटर में खास तौर पे जो आर्ट्स वाले लोग हैं वो भी सुन लें कि ये आर्ट्स वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना साइंस वालों के लिए है। एजुकेटर्स का पेपर आपका जनरल पेपर आना होता है 100 नंबर का, उसमें सभी सब्जेक्ट टच किए जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप समझे कि मैंने एमए इस्लामियत किया हुआ है तो मुझे साइंस वाले टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, या मैंने उर्दू किया हुआ है, या मैंने एम इंग्लिश किया हुआ है। तो एमए इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत सभी के सभी ने, हिस्ट्री वालों ने भी ये सारे करने हैं टॉपिक्स। आपको मैथ, साइंस, कंप्यूटर सारे के सारे जो है ना करंट अफेयर जनरल वाले सारे का आपने कंप्लीट पेपर आपने तैयार करना है। 100 नंबर का पेपर जो जनरल पेपर होता है वो सबका सेम आता है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं जी थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे। मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा समझा दूं। डाइजेस्टिव सिस्टम जी क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझ लेना है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं फिर आपको अपने नोट्स की तरफ लेके चलूंगा तो आपको इसकी सारी की सारी समझ आ जाएगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जी ये आपका निज़ाम है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ड्रा कर दूं आपके सामने। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये हम ड्रा कर लेते हैं जी। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये इंसान है। ठीक है, चलें जी इसको हम इस तरह जो है ना इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका स्टार्ट होना है जी मुंह से। सबसे पहले बात याद रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मुंह से स्टार्ट होता है जी। ठीक है, और ये मुंह से स्टार्ट होकर उसके बाद आपके गले में आएगा, गले में आते हुए फिर उसके बाद फिर ये आएगा आपके मैदा के अंदर। ठीक है, मैदा के अंदर ये सारी खुराक आएगी वहाँ से आपकी खुराक हजम होके फिर ये आगे से जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत से होता हुआ आपके जो ना इनस की तरफ जाएगा, और फिर जो ना कुछ फुजला बन जाएगा और कुछ आपके सारे जिस्म में इसकी जो ना सारी इसकी मूवमेंट हो जाएगी। आपकी खुराक जो आपकी है वो आपकी एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं अपने नोट्स की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। सबसे ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपने थोड़ा सा गौर से समझना तो आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। सिर्फ इसके 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अगर ये 7 पॉइंट्स आप याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के वाले से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या मतलब है जी, जो जो एक प्रोसेस है, जो खुराक को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको सादा अज्जा में तोड़ देते हैं। खुराक को सादा अज्जा में तोड़ देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, निज़ाम निज़ाम यानी कि डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम ऑर्गन्स आर माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सपोर्टिव ऑर्गन्स, लीवर, पैंक्रियाज एंड और क्या जी, गॉल ब्लैडर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में कौन कौन से आपके क्वेश्चन है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था जी, डाइजेशन सिस्टम की डेफिनेशन ये पूछ जा सकती है। ठीक है, कि चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड, नीचे लिखा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम है।
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, जो है ना आपकी जो खुराक की नाली है ना, आपकी जो फूड वाली जो नाली है खुराक, उसको क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना एसोफेगस, ठीक है जी। उसके बाद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें फर्क समझ ले। ये जो छोटी आंत है ना जी, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आपकी जो हजमशुदा खुराक होती है ना, जो खुराक आपकी हजम हो जानी है, जिसने आपका जुज़्वे बदन बनना है, जिसने आपका खून बनाना है, जिसने आपकी एनर्जी बनानी है, वो सारी की सारी जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो खुराक का फुजला बन जाएगा ना, जो आपने फुजला जो ना इंसानों में, जानवरों में, सभी में जो है ना, ठीक है, इन निज़ाम के बाद जो फुजला होता है ना, वो कहाँ पर जाता है जी, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो खुराक जो हजमशुदा खुराक है ना, डाइजेस्टेड जो फूड है, वो स्मॉल में जानी है। और जो अनडाइजेस्टेड है, जो फुजला है ना जी, वो क्या होगा जी, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी जो उसके सपोर्टिव ऑर्गन हैं, लीवर्स, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हम नंबर 2 है जी, डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए लॉन्ग ट्यूब कॉल एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एनस, ठीक है जी। क्या जी, ये जो आपके डाइजेशन सिस्टम है ना, ये आपके मुंह से शुरू होना है, ये एक लंबी सी नहर है, ये एक कैनाल है पूरी, ठीक है जी। ये कहाँ से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है जी, या एनस तक। एनस क्या होता है जी, फुजले का जो सुराख होता है ना जी, जो होल है, जहाँ से फुजला खारिज होता है, उसको हम एनस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक पूरी कैनाल है, एक नहर है, इसके अंदर से आपकी सारी की सारी खुराक इसके अंदर ही सारा कुछ इसके इंतजाम का प्रोसेस मुकम्मल होता है, ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट हम करते हैं जी, आपका जो है ना नंबर 3 पे, नंबर 3 पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, इन द माउथ टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड टंग मिक्सेस सलाइवा विद फूड सो दैट फूड बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, टंग पुशेस फूड इनसाइड। यहाँ पे क्या जी, माउथ के अंदर जो है ना जी, ये आप सलाइवा, इसको हम किसको, इसको हम आप अपनी जुबान में थूक कहते हैं, ठीक है जी। ये थूक है ना जी, आपका जो सलाइवा है, ये आपकी ज़ुबान ने आपकी खुराक के साथ इसको क्या करना जी, मिक्स करना है, ठीक है। जो टीथ है ना, जो दांत है, वो खुराक को तोड़ेंगे, छोटे छोटे कर देंगे, और जो सलाइवा है, जो थूक है, वो ज़ुबान उसके अंदर उसको खुराक के अंदर मिक्स कर देगी। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो खुराक है वो सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, ठीक है, और वो मॉइस्चर हो जाएगी, थोड़ी सी नमदार हो जाएगी, ताकि वो आपके अंदर जाने में ना, जो निगलने के अंदर उसके थोड़े से ना फ़ायदा हो जाता है, उसमें आसानी हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, नंबर 4 पे, द च्यूड फूड। च्यूड फूड क्या होती है, जो चिबाई हुई खुराक है, ठीक है जी। द च्यूड फूड इज पुश्ड टू फूड ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस, क्या जी, फूड ट्यूब। फूड ट्यूब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो आपकी खुराक की नाली, इसको हम क्या कहना है जी, फूड ट्यूब, ठीक है जी। उसका नाम क्या है जी, एसोफेगस। ये नाम अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। एसोफेगस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के वाले से है, वो है जी आपका एसोफेगस, ठीक है जी। एसोफेगस क्या होती है जी, आपकी फूड ट्यूब, खुराक की नाली, ठीक है जी। वो क्या होती है जी, एसोफेगस। एसोफेगस यूजेस पेरास्टाल्टिक मूवमेंट टू ब्रिंग फूड इन द स्टमक। क्या मतलब है जी, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट, ये सेकंड ऑप्शन पे आपने इसको याद करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो एसोफेगस का है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो पेरास्टाल्टिक मोशन है। पेरास्टाल्टिक मोशन क्या होती है, पेरास्टाल्टिक मोशन ये होती है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से ना हिले, अपनी जगह से ना हिले, उसके अंदर जो चीज़ है ना, वो आगे पीछे हो जाए, ठीक है। इसको आप यूं समझ लें, जैसे एक ट्यूब है ना, साइकिल की ट्यूब है या मोटरसाइकिल की ट्यूब है, ठीक है, जो टायर के अंदर होती है, उसके अंदर कोई आप रबड़ फेंक दें, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा पत्थर फेंक दें, तो पत्थर क्या करेगा, जहां जहां से पत्थर गुजरेगा ना, वहां वहां से ट्यूब थोड़ी सी फैल जाएगी, और वो उसको नीचे नीचे धकेलती जाएगी, जहां से वो पत्थर गुजर जाएगा, वहां से वो जो ट्यूब है अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी, ठीक है। या आप इस तरह समझ रहे कि किसी आपने प्लास्टिक बैग में या पाइप के अंदर, जो आपका पाइप है ना, पानी वाला पाइप है, उसके अंदर से पानी गुजर रहा है, तो क्या जी, पाइप अपनी जगह पर उधर ही खड़ा है, लेकिन क्या होता है, उसको उसके अंदर से पानी गुजर रहा है, अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो क्या होता है, पाइप थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, थोड़ा सा खुला हो जाता है, और जैसे पानी गुजर जाता है वो फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो पेरास्टाल्टिक मोशन ये होती है कि आप जो एसोफेगस के अंदर खुराक है ना, खुराक अंदर से गुजर रही है, जहां जहां पे उसको फैलना या सुगड़ना पड़ता है, वो फैल सुगड़ जाती है, और खुराक को आगे नीचे की तरफ धकेल देती है,
ठीक है। आप इसको यूं समझ लें कि आप फॉर एग्जांपल किसी ट्यूब में पकड़ के ना किसी चीज़ के अंदर डाल के तो ट्यूब को पिछले सिरे से इसको हिलाना शुरू करें तो उसके अंदर से खुराक जो है ना, जो कोई भी चीज़ ट्यूब के अंदर वो आगे आगे की तरफ मूव करती जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है जी, पैरास्टाल्टिक मोशन होती है। तो ये अपने बात याद रखनी, जो फूड है ना, जो खुराक है, मुंह से स्टमक की तरफ किसके जरिए आती है, पैरास्टाल्टिक मोशन के जरिए नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, कोई इसके पीछे नहीं लगा होता, कोई इसको धकेलने वाला नहीं होता, कोई इसके अंदर कोई फोर्स नहीं होती। ठीक है, आप हाथ से इसको अंदर नहीं लेके जाते, सिर्फ क्या होता है जी, पैरास्टाल्टिक मोशन के जरिए से नीचे जाती है। ठीक है जी। उसके बाद जी, रिवर्स ऑफ पैरास्टाल्टिक इज वॉमिटिंग। क्या मतलब है, जो पैरास्टाल्टिक मोशन है जी, ये है जी मुंह से खुराक का मैदे के अंदर जाना, और मैदे से वापस मुंह के अंदर आना, वो आपकी वॉमिटिंग होती है। उसको हम क्या कहते हैं, उल्टी होना या क्या हो जाना। ठीक है, तो ये आपने याद करना है, जो पैरास्टाल्टिक मोशन का उल्टा होता है वो क्या होता है जी, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पे, स्टमक इज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। स्टमक जो आपका मैदा है ना जी, वो क्या है जी, जे शेप्ड है। जे जिस तरह जे लिखे इंग्लिश का लफ्ज है जे। ठीक है, ऊपर उसका डंडा है और नीचे नीचे वो क्या है जी, थोड़ा सा वो खुला होता है नीचे से। ठीक है, जिस तरह सुराही होती है। ठीक है, तो स्टमक आपका जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर बैग क्या होता है, मस्कुलर बैग वो होता है जो सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। ठीक है, आपको प्लास्टिक का कोई बैग लेना ना, प्लास्टिक का या जो रबड़ का जो बैग होता है, सॉरी प्लास्टिक की बजाय रबड़ ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। तो रबड़, जैसे आप गुब्बारा समझ लेते हैं, तो गुब्बारा क्या, गुब्बारा एक बैग है, उसके अंदर आप हवा भरें या पानी भरते जाएं तो वो क्या होता है, जितने सारा पानी उसके अंदर भरते जाते हैं वो फैलता जाता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा स्टमक है ना जी, जो मैदा है, वो भी एक मस्कुलर बैग है जो फैल भी जाता है और सिकुड़ भी जाता है। ठीक है जी। इट मिक्स डाइजेस्टिव फूड जूस इन फूड। क्या जी, जो मैदा है ना जी, मैदे के अंदर एक खुराक को हजम करने वाला जूस होता है। ठीक है, उसको बाइल कहते हैं। ठीक है, तो वो खुराक के अंदर उसको हजम जो ना खुराक के अंदर उसको मिक्स करता है आपका मैदा। ठीक है, द फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा कि जो स्टमक है ना, मैदे के अंदर खुराक कितने घंटे स्टे करती है जी, 4 घंटे तक खुराक अपने के मैदे के अंदर रहती है। ठीक है जी। डाइजेस्टिव जूस आल्सो कंटेन एसिड विच इज किल जर्म्स इन द फूड। क्या जी, डाइजेस्टिव जूस जो है ना, जो जो बाइल जूस जो मैदे ने आपकी खुराक के अंदर ऐड करना है ना, उसके अंदर क्या है जी, उसके अंदर एसिड भी होता है, तेजाब भी होता है। वो क्या करता है, जो आपकी खुराक के अंदर जरासीम वगैरह होते हैं उनको वो मार देता है। ठीक है जी। नंबर 6 है, एज फूड लीव्स द स्टमक। जैसे ही खुराक स्टमक से बाहर निकलनी है, आपके मैदे को उसने छोड़ना है, इट पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसने कहाँ पे जाना है, सबसे पहले आपकी छोटी आंत में जाना है। ठीक है, उसके बाद वेयर द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस, हेल्पिंग ऑर्गन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर लीवर, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन वाल्स। क्या जी, जो आपकी खुराक है ना, सबसे पहले मैदे से निकल के कहाँ पे गई है, छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर उसकी फाइनल डाइजेशन हो जानी है, फाइनल उसने हजम हो जाना है। ठीक है, फाइनल डाइजेशन के बाद क्या होगी उस, और छोटी आंत के अंदर क्या चूज हैं जी, वो आपके पेंक्रियाज, लीवर यानी कि जिगर, और जो है ना गाल ब्लैडर्स वगैरह, वो इसकी मदद करते हैं खुराक को हजम होने में। ये हेल्पिंग मटेरियल है। ठीक है, लीवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट टू मेक फास्टर इजियर टू ऑब्जर्व। क्या जो बाइल जूस है ना, वो जो बाइल साल्ट है वो किसने प्रोवाइड करना है, लीवर ने। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन फूड टेक्स प्लेस इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर टाइप स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। ठीक है जी, जो विलाई भी कहते हैं इसको, विलीज भी कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव फूड पासेस इनटू ब्लड थ्रू वाल्स ऑफ विली। ठीक है जी, तो जो हमारी छोटी आंत की आखिरी हिस्सा होता है ना, उसके अंदर छोटी छोटी फिंगर टाइप्स चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने इसको जो किसी भी आप जो है ना किसी जानवर वगैरह की, जिसको हम ओजरी बोलते हैं, उसको आप जरा खोल के देखें ना उसका मैदा, तो उसके अंदर आपको जैसे जैसे तौलिया होता है ना जी, तौलिया की तरह ऊपर से उबार को छोटी छोटी फिंगर्स आपको नजर आती हैं। ये विलाइज वही होती हैं। ठीक है जी, वहाँ से क्या होता है, यहाँ से खुराक जो है ना आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। ठीक है, नंबर 7 जी, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, जो बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी, वो वहाँ पे कौन सी जाती है जी, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो छोटी आंत से कहाँ से चलेगी, सारे आपके खून में शामिल होगी, आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो खुराक बाकी बच गई है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो हजम नहीं हुई, वो कहाँ पे जाएगी जी, लार्ज इंटेस्टाइन में। द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू ऑब्जर्व एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, उसने एक्स्ट्रा वाटर जो आपका अजाफी पानी है वो उसने ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है जी, और अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज कॉल्ड फीसिस। ठीक, क्या जी, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड हो जाती है, वो सख्त हो जाती है। ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं जी, फुजला कहते हैं। ठीक है जी, या वेस्ट उसको कहते हैं। ठीक है, फीसिस स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। जो आखिरी हिस्सा होता है ना
बड़ी आंत को, उसको हम रेक्टम कहते हैं, जहाँ पे फुजला स्टॉक होता है, ठीक है जी। जो फुजला स्टॉक होता है और फिर वहाँ से जी क्या होता है जी, पासिस आउट ऑफ द बॉडी वाया एनस, ठीक है। जो एनस है ना, जो जो होल है, लास्ट होल, वहाँ से वो फिर फुजला खारिज हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। थोड़ा सा इसको दोबारा सुन लें। डाइजेस्टिव सिस्टम जी हमारा मुंह से शुरू होता है, ठीक है। मुंह के अंदर क्या है, दांत है और सलाइवा है, ठीक है। जुबान ने सलाइवा मिक्स करना है इसके अंदर, और जो दांत है उन्होंने खुराक को तोड़ना है, ठीक है। अब मुंह से खुराक कहाँ पे जाएगी, एसोफेगस में। एसोफेगस क्या है जी, फूड जो है ना ट्यूब है, ठीक है, वो खुराक की नाली है। अब उसने उसको कहाँ से कैसे लेके जाना है, पैरास्टाल्टिक मोशन के जरिए से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या याद करना है, पैरास्टाल्टिक मोशन का उलट क्या होता है जी, वोमिटिंग होता है, ठीक है। जैसे ही फूड जो है ना आपके मैदे में चली जाती है तो 4 घंटे तक मैदे में रहती है, फिर मैदे से कहाँ पे निकल के जाएगी, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में क्या करेगी, खुराक वहाँ पे हजम हो जाएगी, और जो हजम नहीं होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वहाँ से जो पानी होगा ना, पानी दोबारा जज़ब कर लिया जाएगा, और बाकी जो खुराक अनडाइजेस्टेड जो गैर हजमशुदा है वो फुजला बन जाएगी, वो सख्त हो जाएगी, और वो कहाँ पे चले जाएगी, रेक्टम में चले जाएगी, ठीक है जी। और रेक्टम से जाके फिर एनएस के जरिए वो जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाएगी। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने एजुकेशन की तरफ। अलीगढ़ मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस वार वाज फोर्ट इन 1857 को आपकी जंग आज़ादी लड़ी गई थी, ठीक है। और अलीगढ़ मूवमेंट जो है ना, इसके फाउंडर सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न 1817 एंड डाइड इन 1898। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद कर लेना है। ये पिछले लेक्चर में ये नौरीन नासर थी गुजरांवाला से, उन्होंने ऐड करवाया था, ठीक है। उनका नाम अभी तक लिखा हुआ है। अगर आप भी कोई पॉइंट ऐड करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपका भी नेक्स्ट नोट्सों में आपका नाम भी हम लिख देंगे, ठीक है जी। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो 1817 को पैदा हुए थे, 1898 को उनकी वफात हुई थी, ठीक है जी। और मुरादाबाद स्कूल जो ना सर सैयद अहमद खान ने 1859 में कायम किया था, और गाजीपुर में स्कूल उन्होंने 1862 में कायम किया था। साइंटिफिक सोसाइटी जो उन्होंने 1863 में गाजीपुर में बनाई थी। और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो है ना, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, वो 1866 में शाया हुआ था। और उसके बाद जी कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन मुस्लिम वाज एस्टैब्लिश इन 1870। एमएओ कॉलेज जो है ना, वो 1875 में बनाया था अलीगढ़ ने, अलीगढ़ मूवमेंट के जरिए जो ना सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, जिसको याद कर जो ना समझाने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपने याद ही करनी है एक तरतीब के साथ, ठीक है जी। उसके बाद 1870 में एमएओ कॉलेज जो है ना बना था, ठीक है। और जो एमएओ हाई स्कूल 1875 में बना था जी, और 1877 में वो कॉलेज बन गया था। और ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में हुई थी। और एमएओ कॉलेज जो है ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बन गया था, 1920 में इसको प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है जी। और उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट ने जो है ना मुसलमानों को लीडरशिप दी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसलमानों को पॉलिटिकल लीडरशिप किसने दी थी, वो अलीगढ़ मूवमेंट ने दी थी, ठीक है जी। उसके बाद जी हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम ननतवाई जो है ना, उन्होंने देवबंद मूवमेंट की थी। तहरीक जो है ना, तहरीक देवबंद थी, उसकी जो जो आगाज़ था, जो संग बुनियाद था, मौलाना कासिम ननतवाई ने रखा था, ठीक है जी। ये आपने याद कर लेना है। देवबंद मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश इन 1866 में क्या बनी थी, देवबंद मूवमेंट, ठीक है जी। देवबंद मूवमेंट वाज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है जी, जो देवबंद थी। मौलाना शिबली नुमानी एस्टैब्लिश द उलमा ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नदवातुल उलमा, ठीक है। मौलाना शिबली नुमानी ने नदवातुल उलमा किसने कायम की थी जी, मौलाना शिबली नुमानी ने कायम की थी, ठीक है। और 1894 के सेशन में एट लखनऊ नदवातुल उलमा एस्टैब्लिश दारुल उलूम नदवातुल उलमा, ठीक है। नदवातुल उलमा और है, दारुल उलूम नदवातुल उलमा और है, वो कब बनी थी, 1894 में। ये आपने याद कर लेना, ठीक है। बट ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज रेगुलर क्लासेस इन दारुल उलूम नदरतुल उलमा वाज स्टार्टेड इन 1898 में जाके इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा में, ठीक है। 1894 में ये इस्टेब्लिश हो गया था, 1898 में इसकी जाके क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दारुल उलूम नदवतुल उलमा, ठीक है जी। मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, 20 के 20 आपने पक्के याद कर लेने, ठीक है। मौलाना कासम के बारे में, और शिबली नुमानी के बारे में, मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी के बारे में, और उसके बाद जो सर सैयद अहमद खान। ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ आपने याद करना है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन के हवाले से इसमें से एक आध क्वेश्चन आपका जरूर पेपर में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।